हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। दोस्तों, आज मैं आपको केमिस्ट्री का लूसेंट बुक से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों 12वें नंबर का टॉपिक अधातुओं का, अधातुएं और उनके धातुएं, अधातुएं और उनके यौगिकों का उपयोग। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी स्टडी। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अधातुएं, धातुएं और उनके यौगिकों के उपयोग के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फेरस ऑक्साइड के ऊपर। तो दोस्तों, आयरन के ऑक्साइड को फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। तो फेरस ऑक्साइड जो होता है, इसका उपयोग जो है हरा कांच बनाने में किया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों, फेरस के ऑक्साइड का उपयोग हरा कशिश बनाने में भी किया जाता है और फेरस लवणों के निर्माण में फेरस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जो फेरिक ऑक्साइड होता है, इसका उपयोग जो है जेवरात पॉलिश करने में, यानी कि जो आभूषण बनाए जाते हैं उनको पॉलिश करने में इसका उपयोग किया जाता है। और फेरिक लवणों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसका उपयोग जेवरात पॉलिश करने में, फेरिक हाइड्रोक्साइड जो होता है दोस्तों, इसका प्रयोग प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में और दवा बनाने में किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों फेरस सल्फेट की। तो फेरस सल्फेट जो होता है, इसे ही हरा कशिश भी कहा जाता है। रंग उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मोहर लवण यानी कि फिटकरी बनाने में भी फेरस सल्फेट का यूज किया जाता है और स्याही बनाने में भी फेरस सल्फेट का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, फिटकरी को मोहर लवण या एलम भी कहा जाता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि फेरिक एलम जो होता है, इसका उपयोग जब बॉयज लोग शेविंग करते हैं और कट लग जाता है तो उस कट में ब्लड के सेक्रेशन को रोकने के लिए यानी एलम का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आयोडीन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि आयोडीन एक अधातु होती है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है। और आयोडीन का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा औषधि के उत्पादन में, टिंचर आयोडीन बनाने में। टिंचर आयोडीन का मतलब ही होता है दोस्तों कि कीटनाशी या जीवाणुओं को मारने के लिए कीटनाशी बनाने में आयोडीन का यूज किया जाता है। इसके अलावा रंग उद्योग में भी आयोडीन का यूज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ह्यूमन बॉडी में ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी आयोडीन बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि जिन बच्चों में आयोडीन की कमी पाई जाती है उनका मानसिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको ब्रोमीन के ऊपर ले जाऊंगा। तो ब्रोमीन जो होती है दोस्तों, ये द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु होती है। इसका उपयोग रंग उद्योग में, विभिन्न प्रकार के कलर प्रोडक्शन में किया जाता है। इसके अलावा टिंचर गैस बनाने में, यानी कि दोस्तों कुछ कीटों को मारने के लिए, जैसे काकरोच को मारने के लिए, और प्रतिकारक के रूप में। प्रतिकारक का मतलब होता है दोस्तों विष के प्रभाव को कम करने वाली औषधियां बनाने के लिए ब्रोमीन का यूज किया जाता है। इसके अलावा अशुद्धियों के निर्माण में भी ब्रोमीन का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण क्लोरीन बनाने में किया जाता है, अम्लराज बनाने में किया जाता है, रंग बनाने में किया जाता है और क्लोराइड लवण के निर्माण में किया जाता है। जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में क्या किया जाता है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करूंगा मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। तो हमारा जो पेट होता है, हमारा जो स्टमच होता है, या जो हमारा अमाशय होता है, उसके अंदर में विलाई पाए जाते हैं। विलाई मतलब कि अंदर में उभरी हुई कुछ संरचना पाई जाती है जिससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण होता है। और इसके अलावा वो शरीर में भोजन अवशोषण की सतह को भी बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन और अवशोषण अच्छे तरीके से होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण अधिक होने से हमारे पेट का जो पीएच होता है वो अम्लीय होता है, वातावरण अम्लीय होता है, पीएच 7 से कम होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा भोजन का पाचन अच्छे से होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे हम क्लोरीन की। तो क्लोरीन जो होती है, यह एक प्रकार की गैस होती है, यह अधातु होती है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस दोस्तों बहुत सारे सूक्ष्म जीवों को, कीटाणुओं को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसी कारण जब हम बरसात के बाद कुओं में क्लोरीन की गोलियां डालते हैं तो उसमें सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, मर जाते हैं और जल शुद्ध हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों मस्टर्ड गैस बनाने में भी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है।
और इसके अलावा दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर, जिसका सूत्र मैंने आपको बता दिया है CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसे बनाने के लिए भी क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कपड़े एवं कागजों को विरंजित करने में, कपड़ों का जो कलर होता है या उसमें गंदगी जो होती है उसे निकालने के लिए भी क्लोरीन गैस का यूज़ किया जाता है, और कागज को विरंजित करने यानी कि कागज में जो भी लिखा है उसे मिटाने के लिए भी क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अम्ल वर्षा का नाम आपने सुना होगा, एसिड रेन का। जब वातावरण में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की संख्या बढ़ जाती है या कार्बन के ऑक्साइडों की संख्या बढ़ जाती है, ऐसी सिचुएशन में दोस्तों क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में जब बारिश होती है तो जल वातावरणीय सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों से क्रिया करके क्या बना देते हैं, अम्ल का निर्माण करते हैं, जिससे अम्ल वर्षा होती है। और पहली बारिश में भीगना सबको पसंद है, लेकिन भीगने के बाद अक्सर आपके शरीर पर चकत्ते उठ जाते हैं, जिसे कि हम फंगल इन्फेक्शन या खुजली भी कहते हैं। तो वो सभी अम्लों के प्रभाव के कारण ही होता है, एसिड रेन के कारण ही होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में यानी विष रोधी, विष के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। रंग उत्पादन यानी कलर प्रोडक्शन में किया जाता है, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है और स्टोरेज बैटरी में भी किया जाता है। मतलब कि जो पहले के समय में किसान टॉर्च होते थे उसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता था। आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों, इसके बाद में मैं सल्फर डाइऑक्साइड के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो अवकारक के रूप में, मतलब कि किसी भी पदार्थ के अपचयन के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है और विरंजन के रूप में। यानी कि किसी फूल को, अगर आपके पास कोई गुलाब का फूल है उसका आपको कलर उड़ाना है तो उस पर आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस को डाल दो तो वो गुलाब का फूल जो गुलाबी दिख रहा है वो सफेद हो जाएगा, उसका कलर उड़ जाएगा, क्योंकि कलर के विरंजन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस का यूज किया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में बात करूंगा मैं हाइड्रोजन सल्फाइड की। तो इस गैस का नाम सुनते ही कई लोग नाक के ऊपर हाथ रख लेते हैं, क्योंकि ये सड़े अंडे की तरह गैस खुशबू आती है। इसके अलावा दोस्तों बदबू आती है दोस्तों। इसके अलावा सल्फाइड के निर्माण में और लवणों के भास्मिक मूलकों के गुणात्मक विश्लेषण में, यानी भास्मिक मूलक मतलब क्षारीय मूलक जैसे कि OH ट्वाइस, इस तरह के जो भास्मिक मूलक होते हैं दोस्तों, भास्मिक मूलक मतलब जैसे कि जैसे मैं बात करूँ भास्मिक मूलक में हमारा होता है, जैसे मैं बात करूँ दोस्तों भास्मिक मूलक में होता है जैसे Cu2+, Fe4+, इस टाइप के जो लवण होते हैं दोस्तों, भास्मिक मूलक जो होते हैं, इन भास्मिक मूलकों के गुणात्मक विश्लेषण में यानी धनात्मक आयनों के गुणात्मक विश्लेषण में हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज किया जाता है। आगे मैं बात करूंगा दोस्तों सल्फर की। तो सल्फर एक अधातु होती है, यह गैसीय अवस्था में पाई जाती है, यह परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती है। इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में, रबर वल्केनाइज करने में यानी रबर को मुलायम करने में, इसके अलावा रबर को कठोर करने में, इसके अलावा बारूद बनाने में और औषधि के निर्माण में किया जाता है। आगे बात करूंगा दोस्तों अमोनिया की। तो अमोनिया का यूज प्रतिकारक के रूप में किया जाता है, यानी कि दोस्तों प्रतिकारक के रूप में किया जाता है, मतलब मैंने अभी आपको बताया है कि प्रतिकारक का मतलब ही होता है कि विषों के प्रभाव को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है, सल्फर का यूज दोस्तों। इसके अलावा अमोनिया का यूज सल्फर का जो यूज होता है दोस्तों, कहाँ थे हम लोग, हाँ दोस्तों हम लोग थे कि जो सल्फर होता है इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में, रबर वल्केनाइज करने में, बारूद बनाने में और औषधि बनने में होता है, और अमोनिया का यूज प्रतिकारक के रूप में यानी कि विष के प्रभाव को कम करने में किया जाता है। आइस फैक्ट्री यानी बर्फ बनाने वाले उद्योग में भी किया जाता है। इसके अलावा रेयान जो होता है दोस्तों, ये आर्टिफिशियल फाइबर होता है जिसका उपयोग जो है मजबूत रस्सी बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि जो रस्सी होती है, रेयान की रस्सी होती है, काफ़ी मजबूत होती है। जनरली हिल क्लाइंबिंग में रेयान की रस्सी का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से ये अमोनिया से बनाई जाती है, तो वो रेयान का संश्लेषण करने के लिए अमोनिया का यूज़ किया जाता है। आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद में हम नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में बात करेंगे। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है दोस्तों, इसका उपयोग जो है शल्य चिकित्सा में किया जाता है, यानी कि सर्जरी में किया जाता है। आगे बात करूंगा दोस्तों फास्फोरस की। तो फास्फोरस जो होता है इसका उपयोग जनरली बारूद बनाने में और दवा बनाने में, चूहा मारने की दवा बनाने में भी किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों फास्फोरस जो होता है ये कई प्रकार का होता है, लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस और
लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस होता है। तो लाल फास्फोरस जो होता है इसका उपयोग दिया सलाई उद्योग में माचिस की तीली के ऊपर में जो लाल रंग का फास्फोरस लगा होता है दोस्तों, वो लाल फास्फोरस होता है, जो कि रगड़ने पर जलने लगता है। और इसके अलावा श्वेत फास्फोरस जो होता है दोस्तों, इसका उपयोग चूहा मारने की दवाई बनाने में होता है, और श्वेत फास्फोरस का उपयोग दवा बनाने में भी होता है। और फास्फोरस का उपयोग जो है ब्रांज बनाने में भी होता है, यानी कि ब्रांज का मतलब ही होता है दोस्तों कांसा बनाने में भी होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे प्रोड्यूसर गैस की। तो प्रोड्यूसर गैस जो होती है दोस्तों, सबसे पहले तो कंपटीशन एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि प्रोड्यूसर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होती है। तो प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होती है। तो इस प्रोड्यूसर गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण का उपयोग भट्टी गर्म करने में सस्ते ईंधन के रूप में और धातु निष्कर्षण यानी कि मेटलर्जी में किया जाता है। आगे मैं बात करूंगा दोस्तों वाटर गैस की। तो वाटर गैस जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को वाटर गैस कहा जाता है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में और वेल्डिंग के कार्य में किया जाता है। आगे बात करूंगा दोस्तों कोल गैस की। तो कोल गैस जो होती है दोस्तों, कोल गैस के बारे में आपने सुना होगा। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है और पेट्रोलियम प्लांट में ये गैस बहुत अधिक मात्रा में निकलती है। इसके अलावा दोस्तों इसका उपयोग जो होता है निष्क्रिय वातावरण तैयार करने में किया जाता है। आगे मैं बात करूंगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कि आपको पता है कि मनुष्य जो है वो श्वसन के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ता है, और पौधे भी श्वसन के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग सोडा वाटर बनाने में, आग बुझाने में और हार्ड स्टील के निर्माण में किया जाता है। तो जो हार्ड स्टील होता है दोस्तों, उसमें लोहा धन कार्बन होता है। कार्बन जो होता है उसमें 25% होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग जो है वो ब्लीचिंग पाउडर यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाने के लिए भी किया जाता है। कार्बोनिल क्लोराइड बनाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है ये कार्बन का अपर रूप होता है, और सारी अधातुएं जो होती है वो विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल की नीब बनाने के लिए भी किया जाता है। पेंसिल के बीच में जो नीब होती है दोस्तों, उसका उपयोग कागज के ऊपर लिखने के लिए किया जाता है, जिसे रबर की सहायता से मिटाया जा सकता है। ओके दोस्तों, आगे बात करूंगा मैं दोस्तों ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किया जाता है। जो आपके घरों में जो बैटरी का सेल होता है उसका उपयोग ग्रेफाइट का, बैटरी के सेल के अंदर में जो इलेक्ट्रोड होता है वो ग्रेफाइट से बना होता है। इसके अलावा दोस्तों स्टोव की रंगाई करने में लोहे के बने पदार्थों को पॉलिश करने के लिए भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो लोहे से बने पदार्थों के ऊपर ग्रेफाइट का पॉलिश करने से वो वस्तुएं चमकदार हो जाती है। ओके दोस्तों, आगे मैं बात करूंगा हीरे की। तो हीरे का उपयोग जो है वो हीरे का उपयोग आभूषण निर्माण में और कांच काटने में किया जाता है। तो हीरा जो होता है दोस्तों, वैसे तो सारी अधातुएं भंगुर होती है, कठोर नहीं होती है, लेकिन हीरा संसार का सबसे कठोर पदार्थ होता है। इसका उपयोग कांच को काटने वाले उद्योगों में भी किया जाता है। आगे मैं बात करूंगा दोस्तों एल्यूमिनियम सल्फेट की। तो एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है और इसका क्या उपयोग है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कागज उद्योग में एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। कपड़ों की छपाई में, कपड़ों को कलरफुल बनाने में, आग को बुझाने में और अग्निरोधक कपड़ा बनाने में एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज किया जाता है। इसके अलावा फिटकरी के निर्माण में भी एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज किया जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों अनाद्र एल्यूमिनियम क्लोराइड की, मतलब कि सूखा एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसका उपयोग पेट्रोलियम के भंजन में किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में बात करूंगा पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट या पोटास एलम की। तो दोस्तों पोटास एलम क्या होता है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, पोटास एल्यूमिनियम सल्फेट या पोटास एलम फिटकरी को कहा जाता है, जिसे मोहर लवण के नाम से भी हम जानते हैं। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहर लवण में जल के अणु कितने होते हैं, तो 24 अणु होते हैं दोस्तों। इसके अलावा इसका सूत्र होता है K2SO4, इसके बाद में Al2SO4 थ्राइस एंड 24H2। तो दोस्तों मोहर लवण का आपको सूत्र याद रखना है। यहाँ पे सूत्र थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, आपको इसको याद रखना है। ये नीचे में सही दिया हुआ है दोस्तों, ये दिया हुआ है सही, आप जो है बुक में देख सकते हैं नीचे में। इसके अलावा दोस्तों ये जो है फिटकरी का सही सूत्र दिया है K2SO4 Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2। इसके अलावा दोस्तों पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट या पोटास का जो लवण होता है एलम, इसका उपयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है। जो वाटर प्लांट होते हैं वहां पर जल को प्यूरिफाई करने के लिए फिटकरी डालते हैं। इसके अलावा चमड़ा उद्योग, लेजर टैनिंग में और कपड़ों की रंगाई यानी कि डाइंग में, अग्निरोधक वस्त्र बनाने यानी फायर प्रूफ जैकेट्स और टेक्सटाइल के उपयोग में जो है अग्निरोधक कपड़े बनाने में भी काय का उपयोग किया जाता है,
पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज़ किया जाता है रक्त स्राव रोकने में, हजामत के दौरान कट जाने पर। तो दोस्तों जब हम लोग सेविंग करते हैं, वैसे तो मैं जनरली करता नहीं हूँ लेकिन आजकल कर लिया है, क्योंकि दोस्तों क्या है, थोड़ा सा क्लीन से वो भी ज़रूरी है, तो लुक्स चेंज होना चाहिए। तो दोस्तों जब मैंने सेविंग किया तो मेरा थोड़ा कट लग गया था, तो मैंने उस पर फिटकरी लगाया। तो इस तरह से कट को रोकने के लिए भी क्या होता है कि पोटासियम का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डिटर्जेंट बनाने में भी क्या होता है कि पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज़ होता है। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों फिटकरी की। तो फिटकरी को पोटासियम या मोहर लवण भी कहा जाता है। फिटकरी का रासायनिक तो दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे थे फिटकरी के ऊपर। तो फिटकरी को पोटास एलम या मोहर लवण या पोटासियम के नाम से भी जानते हैं। यह पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का द्विक लवण है। फिटकरी का सूत्र पोटेशियम। कभी कभी दोस्तों फिटकरी का रासायनिक नाम पूछ लेता है, तो फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। इसमें 24 जल के अणु होते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसे पोटास फिटकरी भी कहा जाता है। फिटकरी के जो भौतिक गुण होते हैं दोस्तों, इसमें पहला गुण तो ये होता है कि ये 90 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। इसके आगे अगर इसे 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर इसकी क्रिस्टल जल निकल जाता है, मतलब कि इसका जो क्रिस्टल जल होता है वो निकल जाता है, यानी कि जो ठोस के अंदर जो बीच में जल होता है वो निकल जाता है। इसके अलावा यह एक सांद्र पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, जिसे बर्न एलम कहते हैं। यहाँ पे टी साइलेंट है दोस्तों, बर्न एलम कहते हैं, और बर्न एलम को फिटकरी के फूल के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि फिटकरी का फूल क्या होता है। तो फिटकरी का फूल जो होता है 200 डिग्री सेल्सियस पर जब फिटकरी को गर्म करते हैं तो उससे जल के अणु निकल जाते हैं और वो फिटकरी का फूल बन जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों फिटकरी का उपयोग। तो मैंने आपको बताया कि जल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा रक्त बहाव को रोकने में जीवाणुनाशक एवं प्रतिरोधी के रूप में यानी एंटीबायोटिक के रूप में फिटकरी का यूज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जल शोधन में और चमड़ा तथा कागज उद्योग में फिटकरी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कपड़ों की रंगाई व छपाई व रंग बंधक, यानी कि दोस्तों अगर कलर के साथ में फिटकरी मिला दी जाती है तो वो कलर जो है वो स्थायी रूप से लग जाता है, जम जाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों मर्क्यूरी क्लोराइड के ऊपर। तो दोस्तों बिना देरी किए मर्क्यूरी क्लोराइड पर डिस्कस करते हैं। तो मर्क्यूरी क्लोराइड जो होता है इसका उपयोग कैलोमल बनाने के लिए किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा जो पुराने समय में रिंग, साइकिलों के रिंग जो होते थे, या फिर किसी भी लोहे की वस्तु या लोहे की खिड़की या स्टील की खिड़की के ऊपर जो जंग लग जाता था उसे साफ करने के लिए हम लोग रेतमल का यूज करते थे, उसे ही साइंस की भाषा में कैलोमल कहा जाता है। उस कैलोमल के निर्माण में मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 का यूज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कीटनाशक के रूप में भी मर्क्यूरी क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, क्योंकि पारा भी विषरोधी होता है, और पारा भी जो होता है वो विषाक्त होता है और क्लोराइड भी विषाक्त होती है। इसके अलावा दोस्तों मर्क्यूरी क्लोराइड के ऊपर डिस्कस करेंगे HgO। तो ये मर्क्यूरिक क्लोराइड जो होती है दोस्तों इसका उपयोग मलहम बनाने के लिए किया जाता है। जैसे अगर आपको कोई जख्म लग जाता है तो उस जख्म को भरने के लिए मलहम लगाते हैं, तो वो मलहम जो होती है वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड होती है। आप जो है मलहम जब मार्केट से खरीद के लाते हैं तो उसमें आप उसके इंग्रेडिएंट्स या उसके कॉन्स्टेंट्स में पढ़ सकते हैं, वहाँ पे लिखा होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इसके अलावा दोस्तों अमलगम बनाने में भी, अमलगम बनाना मतलब होता है दोस्तों जब हम धातु निष्कर्षण करते हैं तो उसमें धातु के अयस्क में धातु की अशुद्धि को दूर करने के लिए उसमें जो मिलाते हैं और जो नया पदार्थ बनता है उसे अमलगम कहा जाता है। तो मरकरी का उपयोग अमलगम बनाने में भी किया जाता है। इसके अलावा जिंक सल्फाइड श्वेत पिगमेंट के रूप में जिंक सल्फाइड का उपयोग किया जाता है। मैं आपको जानकारी के लिए मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि जो आपका सफ़ेदा होता है, अगर आप कॉपी में कुछ चीज़ गलत राइट कर देते हैं तो उसे मिटाने के लिए श्वेत पिगमेंट यानी सफ़ेदे का यूज़ करते हैं, उसमें जिंक सल्फाइड पाया जाता है और जिंक जो होता है वो वाइट होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं जो ORS का घोल होता है उसमें भी जिंक की मात्रा पाई जाती है। जब किसी बच्चे को पेचिश लग जाती है तो शरीर में जिंक की और आयरन की कमी हो जाती है तो उसे क्या किया जाता है, ORS का घोल पीने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उसमें जिंक की मात्रा पाई जाती है और शरीर को स्फूर्ति देने के लिए जिंक बहुत आवश्यक होता है। दोस्तों तो जिंक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिंक सल्फेट व उजलत होता है, तो जिंक का कलर व्हाइट होता है, इसीलिए इससे जो सल्फेट बनता है जिसमें 7 जल के अणु होते हैं, जिंक सल्फेट का सूत्र होता है दोस्तों ZnSO4.7H2O। तो जिंक सल्फेट जो होता है दोस्तों इसे उजलत होता भी कहा जाता है और लिथेपोन के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। आंखों के लिए लोशन बनाने में भी जिंक सल्फेट का उपयोग किया जाता है। जिंक सल्फेट जब आंखों में आप लोशन डालते हैं तो वो व्हाइट बूंदे होती है दोस्तों, कभी ध्यान से देखना। इसके अलावा
कैलिको छपाई में, चर्म उद्योग में और कवकनाशी के रूप में, यानी कि फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी क्या होता है, जिंक सल्फेट का उपयोग किया जाता है। जो भी फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड दवाइयाँ होती है उनमें जिंक सल्फेट की मात्रा होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों जिंक क्लोराइड के ऊपर। तो टेक्सटाइल उद्योग में, तो जो टेक्सटाइल उद्योग होता है दोस्तों, जैसे मैं बात करूंगा चमड़ा उद्योग की, कपड़ा उद्योग की, तो वहां पर भी जो है जिंक क्लोराइड का यूज किया जाता है कपड़ों के व्यंजन में। इसके अलावा कार्बनिक संश्लेषण में ताम्र, कांच आदि की सतहों को जोड़ने के लिए भी क्या किया जाता है दोस्तों, ताम्र, कांच आदि की सतहों को जोड़ने के लिए भी जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। इसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों जिंक ऑक्साइड की। तो जिंक ऑक्साइड का उपयोग मलगम बनाने के लिए, मलहम बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा पोरसेलिन में चमक लाने में। इसके अलावा दोस्तों बात करूंगा जिंक की, तो जिंक का उपयोग बैटरी बनाने में किया जाता है और हाइड्रोजन बनाने में किया जाता है। इसके अलावा मैं बात करूंगा दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड की, तो कैल्शियम साइनाइड तथा एसिटिलीन के निर्माण में कैल्शियम कार्बाइड का यूज किया जाता है। तो आपने जब एसिटिलीन बनाने की विधि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, आप वहां जाके देख सकते हैं। एसिटिलीन का जब निर्माण किया जाता है तो वहां पे कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है दोस्तों। आगे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर की। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर, इसका सूत्र मैंने आपको कई बार बताया है, CaOCl2 होता है। इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। जब इस पाउडर को आप कुएं में डालते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और क्लोरीन गैस विमुक्त होती है। जो क्लोरीन गैस जो होती है कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करती है और जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म कीटाणुओं को मार देती है और जल शुद्ध हो जाता है और पीने लायक हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों कागजों एवं कपड़ों के विरंजन में, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजन के रूप में बहुतायत से किया जाता है। फूलों का कलर उड़ाने के लिए और बहुत सारी चीज़ों का कलर उड़ाने के लिए जो है क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। और रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में और क्लोरोफार्म के उत्पादन में भी किया जाता है। तो क्लोरोफार्म जो होता है दोस्तों CHCl3, इसका सूत्र होता है दोस्तों क्लोरोफार्म का टेट्राक्लोरोमेथेन। टेट्राक्लोरोमेथेन यानी क्लोरोफार्म का उपयोग अस्थायी निषेधक के रूप में किया जाता है। जनरली जो ट्रेनों में रॉबरी होती है दोस्तों, लोग क्या करते हैं कि रुमाल में क्लोरोफार्म सुंघा देते हैं और उसके बाद आपका बैग, गहने और आपके पर्स को लूट लेते हैं। तो ये क्लोरोफार्म जो होता है दोस्तों, ये अस्थायी निषेधक होता है जिसे टेट्राक्लोरोमेथेन या CHCl3 भी कहा जाता है दोस्तों। ये जो क्लोरोफार्म होता है इसका उपयोग जो है कीटाणुनाशक के लिए भी किया जाता है। मनुष्य को तो ये थोड़ी देर के लिए बेहोश करता है, लेकिन कीटाणुओं का तो काम तमाम कर देता है। इसके अलावा दोस्तों कागज एवं कपड़ों के विरंजन में भी क्लोरोफार्म का यूज किया जाता है, क्योंकि क्लोरोफार्म को जब आप कागज या कपड़ों पर डालते हैं तो उससे क्लोरीन गैस बनती है और क्लोरीन गैस इज आल्सो एब्सोल्यूट यूज फॉर विरंजन। ओके दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में। तो क्लोरीन का उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है, तो ऑब्वियसली क्लोरोफार्म का उपयोग भी या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग भी अपचायक के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस गुजार कर तैयार किया जाता है। तो कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे तैयार किया जाता है, तो बुझे हुए चूने यानी कि सूखे चूने के ऊपर, चूना पाउडर के ऊपर जब आप क्लोरीन गैस को गुजारते हैं तो क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कैल्शियम सल्फेट या हाइड्रेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो दोस्तों बिना देरी के डिस्कस करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों। इसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 ट्वाइस CaSO4 ब्रैकेट CaSO4 ब्रैकेट ट्वाइस .H2O। तो दोस्तों मूर्ति बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। शल्य चिकित्सा में पट्टी बांधने के लिए जो जिनके हाथ फ्रैक्चर हो जाते हैं तो उनमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लास्टर चढ़ाया जाता है, जिसे 8 दिन बाद काट दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों छतों एवं दीवारों को चिकना बनाने में यानी कि पुट्टी करने के लिए, जैसे मैं बात करूं दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है इसके साथ में व्हाइट सीमेंट और लिंसीड के मिश्रण से दीवार को चिकनी बनाने के लिए या पुट्टी करने के लिए किया जाता है। कई लोग जो नया घर बनाते हैं वो दीवार को पुट्टी करते हैं, तो लिंसीड, व्हाइट सीमेंट और साथ में प्लास्टर ऑफ पेरिस का पाउडर होता है दोस्तों। तो इससे क्या करते हैं, दीवारों को, छतों को चिकना बनाते हैं और बाद में बिरला व्हाइट मार देते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसका उपयोग चूना बनाने के लिए, टूथपेस्ट, दंत मंजन बनाने और सीमेंट उद्योगों में कैल्शियम कार्बोनेट का यूज होता है दोस्तों। और आपको पता ही है कि कैल्शियम कार्बोनेट से हमारे दांत बने होते हैं, तभी तो मजबूत होते हैं दोस्तों, और हमारी हड्डियां भी कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। आगे हम बात करेंगे कैल्शियम सल्फेट, बहुत मजबूत है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम की। तो
कैल्शियम सल्फेट का सूत्र होता है दोस्तों CaSO4.2H2, ये जिप्सम का सूत्र होता है। तो स्वाद के रूप में भी जिप्सम का यूज किया जाता है। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रोडक्शन में भी जिप्सम का यूज किया जाता है, जिसका सूत्र CaSO4.2H2 होता है। इसको भी आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग अमोनियम सल्फेट बनाने में और सीमेंट उद्योग में भी किया जाता है। आगे मैं बात करूंगा दोस्तों कैल्शियम की। तो कैल्शियम से हमारे दांतों का निर्माण होता है। हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कई बच्चों के दांत देखना दोस्तों सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं और उनमें पीलापन आने लगता है, तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। इसके अलावा छोटे बच्चों में अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उनके दांत जो है दोस्तों वो पीले दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बच्चों में कैल्शियम की कमी को दूर करना है तो उन्हें कैल्शियम की टेबलेट दीजिए या दूध पिलाइए गाय का। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कैल्शियम का उपयोग अवकारक के रूप में और पेट्रोलियम से सल्फर को हटाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये एक अच्छा अवकारक होता है, अपचायक होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैग्नीशियम क्लोराइड पर डिस्कस करेंगे। तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा मेरा टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो दोस्तों क्या होता है कि जो आपका जो कैल्शियम होता है, इसका उपयोग अवकारक और पेट्रोलियम से सल्फर निकालने के लिए किया जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम क्लोराइड की मैं बात करूंगा। तो दोस्तों मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताने वाला हूं कि जो क्लोरोफिल होता है ना, उसका महत्वपूर्ण घटक होता है मैग्नीशियम। अगर किसी पौधे में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो उसमें पत्तियों में पीलापन आने लगता है, जिसकी कमी को दूर करने के लिए हम पौधे में मैग्नीशियम युक्त उर्वरक को डालते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोरोफिल का महत्वपूर्ण घटक होता है। ये कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड के ऊपर। तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है दोस्तों, इसका उपयोग रुई की सजावट में यानी कि कपास के सजावट में किया जाता है और सोरेल सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों मैग्नीशियम कार्बोनेट की। तो दंत मंजन बनाने में मैग्नीशियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, दवा बनाने में और जिप्सम लवण के निर्माण में भी मैग्नीशियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। आगे मैं बात करूंगा दोस्तों मैग्नीशियम की। तो मिश्र धातु बनाने में भी मैग्नीशियम का यूज किया जाता है, फ्लैश बल्ब बनाने में और थर्माइट वेल्डिंग करने में भी, यानी किसी भी दो धातुओं को गर्म करके उनको जोड़ने के लिए, उनके बीच में ज्वाइंट या बॉन्डिंग को मजबूत करने के लिए मैग्नीशियम का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऊपर। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है, इसका उपयोग औषधि निर्माण में रबर पूरक यानी रबर फिलर के रूप में और बायलरों के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों जो बायलर होते हैं, जो एनर्जी प्लांट होते हैं, वहां पर भी मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो होते हैं वो बायलर के बारे में जानते हैं, वहां पे कैसे ऊर्जा को उत्पादन। आगे मैं बात करूंगा दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार होता है, प्रबल क्षार होता है। इसका उपयोग चीनी उद्योग में मोलासिस से चीनी तैयार करने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के ऊपर डिस्कस करेंगे। कंपटीशन एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल एंटासिड का मुख्य तत्व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है। तो दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब ये होता है दूधिया मैग्नीशियम का दूध। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मैग्नीशियम का दूध कहा जाता है, क्योंकि ये दिखने में एकदम दूध की तरह होता है और ये अम्ल के प्रभाव को कम करता है, इसीलिए इसे प्रति अम्ल कहा जाता है। अगर आपके हाथ पे H2SO4 गिर जाता है तो आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से उसका उपचार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में मैं बात करूंगा कॉपर सल्फेट या नीला तोता की। तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है, जो CuSO4.5H2O इसका सूत्र होता है, इसको आपको बिल्कुल रट लेना है। कॉपर सल्फेट का सूत्र कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये नीला तोता होता है दोस्तों, कीटाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है विद्युत सेलों में और कॉपर के शुद्धिकरण में और रंग बनाने में। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों क्यूप्रिक ऑक्साइड की। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड जो होता है, इसका सूत्र होता है क्यूप्रिक क्लोराइड। तो क्यूप्रिक क्लोराइड जो होता है दोस्तों, इसका सूत्र CuCl2.2H2 होता है। ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जल शुद्धिकरण में और धागों की रंगाई में इसका उपयोग किया जाता है। आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऊपर। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड जो होता है, इसका उपयोग ब्लू व ग्रीन ग्लास के निर्माण में होता है, मतलब कि नीली और हरी ग्लास यानी कांच की ग्लास के निर्माण में क्यूप्रिक ऑक्साइड का यूज किया जाता है। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा क्यूप्रस ऑक्साइड के बारे में। तो क्यूप्रस ऑक्साइड जो होता है दोस्तों, इसका कलर ही लाल होता है, इसे रूबी कॉपर भी कहा जाता है। और इसके अलावा दोस्तों रूबी कॉपर का उपयोग लाल ग्लास के निर्माण में किया जाता है, क्योंकि क्यूप्रस ऑक्साइड जो होता है ये दिखने में लाल कलर का होता है, गुलाबी कलर का होता है। और पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशी के रूप में भी क्यूप्रस
ऑक्साइड का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे कॉपर की। कॉपर एक महत्वपूर्ण धातु होती है दोस्तों। कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है। कॉपर धातु जो होती है इसका उपयोग बिजली के तार बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसके तार जो होते हैं दोस्तों वो जल्दी गर्म नहीं होते हैं, इसीलिए शॉर्ट सर्किट होने की संभावना नहीं होती। इसका उपयोग बिजली का तार बनाने में किया जाता है, बर्तन बनाने में किया जाता है। इसके अलावा हमारे देश में पुराणों में और ग्रंथों में कहा गया है कि कॉपर के बर्तन में आप पानी रखिए रात में और उसे सुबह होकर पीजिए, जिससे आपके पेट संबंधी समस्याएं जो है वो दूर होगी। तो ये कॉपर के बर्तन बनाए जाते हैं दोस्तों। कॉपर का जनरली क्या होता है, तांबे का लोटा होता है, जो हमारे यहाँ बालाघाट जिले में और महाराष्ट्र में लगा हुआ है। तो यहाँ पे परंपरा है दोस्तों, जब लड़की की शादी होती है तो उसे कॉपर का, तांबे का लोटा, थाली और कांसे का लोटा और थाली जरूर दी जाती है, क्योंकि उसमें खाना खाने से हमारे को उदर संबंधी रोग कम से कम होते हैं। ये बहुत ही आयुर्वेदिक और साइंटिफिक इलाज है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं ब्रांज व ब्रांज बनाने में। तो दोस्तों जो ब्रॉस होता है, पीतल और कांसा बनाने के लिए, ब्रॉस यानी पीतल और ब्रॉन्ज यानी कांसा, इनके निर्माण में भी कॉपर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे सोडियम नाइट्रेट की। तो सोडियम नाइट्रेट जो होती है दोस्तों, इसका उपयोग जो है नाइट्रोजन बनाने में प्रतिकारक के रूप में। प्रतिकारक का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी प्रकार के विष के प्रभाव को कम करने के लिए वगैरह वगैरह। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों सोडियम नाइट्रेट की। तो सोडियम नाइट्रेट का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है और पोटेशियम नाइट्रेट और नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, HNO3 के निर्माण में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सोडियम सल्फेट या ग्लाबर लवण। तो सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है दोस्तों NO2SO4.10H2O। तो दोस्तों ये सोडियम सल्फेट जो होता है, ये यहाँ पे इसका सूत्र लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं। तो सोडियम सल्फेट का जो उपयोग है औषधि बनाने में और सस्ता कांच बनाने में होता है। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा जो है, आप लोगों ने देखा होगा जनरली भजिए की जो दुकान होती है, बालाघाट में भजिया नाम का पकवान मिलता है दोस्तों। तो ये भजिया जो होता है, या जिसे हम बोलते हैं मंगोड़ा, भजिया जो होता है, इसका निर्माण करते समय बेसन में थोड़ा सा खाने का सोडा डाल दिया जाता है, जिससे भजिया जो होता है वो काफ़ी फूलता है और उससे खाने में टेस्ट आ जाता है। तो इस तरह से खाने का सोडा जो है ये बहुत ही काम का चीज़ होता है। इसका उपयोग रसोई में भी किया जाता है। इसके अलावा अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी भी आग को बुझाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा दोस्तों बेकरी उद्योग में भी खाने के सोडे का यूज़ किया जाता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, जिससे क्या होता है कवक तेजी से प्रोड्यूस होता है और जो डबल रोटी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा फूलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रतिकारक के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद में बात करूंगा सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा की, यानी कपड़े धोने का सोडा। तो ग्लास निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में, और धुलाई के लिए घरों में धावन सोडा के रूप में, यानी कि कपड़े धोने का पाउडर जैसे सर्फ एक्सल या घड़ी या फिर निरमा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करूंगा सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो की। तो सोडियम थायोसल्फेट जो होता है दोस्तों, इसका उपयोग मोस्टली या वाइडली फोटोग्राफी के सेक्टर में किया जाता है, क्योंकि ये जो होता है दोस्तों एक निश्चित टेम्परेचर पर जम जाता है और फोटोग्राफी में जो इमेज बनती है वो स्थायी हो जाती है। तो पोटेशियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी में बहुतायत से वाइडली किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऊपर डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण जो है वो ड्यूटेरियम से किया जाता है। ये एक प्रबल, इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में भी किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है, रेशम, ऊन, चमड़ा वगैरह के विरंजन में भी किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों लेड रंगों के निर्माण में भी जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों भारी जल का सामान्य सूत्र D2O होता है, इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है, और ये भारी जल जो होता है दोस्तों, इसका उपयोग न्यूक्लियर रिसर्च प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोडक्शन में मंदक के रूप में किया जाता है, न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए, और ड्यूरेटेड यौगिक के निर्माण में भी किया जाता है, और ट्राइटियम के निर्माण में भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में बात करूंगा हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन जो होता है दोस्तों, द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य से अपार ऊर्जा का जो सेक्रेशन हो रहा है, श्रावण जो हो रहा है, वो जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन के कारण हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधनों के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग अमोनिया के निर्माण में और कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में भी किया जाता है। आगे बात करूंगा दोस्तों सोडियम की। तो सोडियम पेरोक्साइड बनाने में किया जाता है। इसके अलावा सोडियम के वर्सेटाइल यूज होते हैं।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सोडियम को केरोसिन के तेल में रखते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव धातु होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा के बारे में। पोटेशियम परमैंगनेट में कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र KMnO4 होता है और इसमें Mn की कभी कभी ऑक्सीकरण संख्या पूछ ली जाती है जो +7 होती है। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आपको रट लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में आपको बता दूं दोस्तों कि पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है इसे लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। यह जल को कीटाणु रहित करता है क्योंकि इससे क्या होता है, कीटाणु के जो होते हैं वो मर जाते हैं, इसके अलावा जीवाणु जो होते हैं मर जाते हैं। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक व डिसरेफेंडेंट के रूप में किया जाता है। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों बोरेक्स या सुहागा या सोडियम टेट्राबोरेट की। तो दोस्तों बोरेक्स या सुहागा या सोडियम टेट्राबोरेट जो होता है इसका सूत्र आपको बिल्कुल याद रखना है। इसका सूत्र होता है Na2(B4O5OH4.10(8H2O)। इसके अलावा दोस्तों बोरेक्स का उपयोग टूथपेस्ट बनाने में, मुख शोधन बनाने में यानी कि माउथ फ्रेशनर बनाने में, इसके अलावा फेस वॉश बनाने में और आंखों को संक्रमण से बचाने के लिए, मूत्र संक्रमण के इलाज के लिए, मासिक धर्म की समस्या और खांसी के इलाज में व आर्थराइटिस के इलाज में यानी कि जो आपके पुतली संबंधी रोग होते हैं उनके इलाज में भी किया जाता है। तो दोस्तों बोरेक्स जो होता है ये वर्सेटाइल यूज होते हैं बोरेक्स के। तो हम बात कर रहे थे बोरेक्स के यूज की, तो बोरेक्स का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है दोस्तों? देखो टूथपेस्ट बनाने में जो आप लोग करते हैं सुबह सुबह क्लोजअप ताज़ा सांसें, इसके अलावा मुख शोधन में मतलब कि फेस वॉश बनाने में जो आप पतंजलि का यूज़ करते हैं या फिर आप जो है हिमालय का यूज़ करते हैं, आई डोंट नो। इसके अलावा दोस्तों साबुन बनाने में भी बोरेक्स का यूज़ किया जाता है और आँखों को संक्रमण से बचाने के लिए, इसके अलावा मूत्र संक्रमण के इलाज में और मासिक धर्म की समस्या। तो दोस्तों मासिक धर्म की समस्या में भी बोरेक्स का यूज़ किया जाता है, जो कि आप जानते हैं कि ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है, हर लड़की में 12 साल की उम्र के बाद स्टार्ट हो जाती है, जो कि एक महिला के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम होता है। इसके अलावा दोस्तों 45 साल या 50 साल के बाद ये मासिक धर्म चक्र बंद हो जाता है और माँ एक जो महिला होती है वो माँ बनने के लायक नहीं रहती। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बायोलॉजी के लेक्चर में पढ़ाऊंगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों आर्थराइटिस के इलाज में। तो आर्थराइटिस जो होता है ये भी एक रोग होता है, इसके इलाज में भी बोरेक्स का यूज़ किया जाता है। इस तरह वीडियो मेरा कंप्लीट हुआ दोस्तों, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं था आपका दोस्त इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। ऐसे ही धांसू ज्ञानवर्धक और आपके लिए मैं ज्ञानवर्धक वीडियोस लाता रहूँगा। तो मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, नाइट में वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए थोड़ा चेहरा धुंधला आया है, तो आप टेंशन ना ले, पढ़ाई पर फोकस करें। आने वाले समय में MP गवर्नमेंट में और सेंट्रल में NTPC में, रेलवे में बहुत सी जॉब आने वाली है, तो मेरे वीडियोस को पूरा देखें। और मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, प्लीज़ एक लाइक और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलेंगे ऐसे ही धांसू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज दोस्तों।